खेत में घास काटने जितना आसान तरीके से आज आपको ये चैप्टर को पढ़ाऊंगा। आप खेत में घास काटते हो या भैंसों को चारा देते हो तो क्या ये बहुत कठिन काम है? बहुत ही आसान काम है। उतने ही आसान तरीके से आज आपका ये चैप्टर होने वाला है, संसाधन एवं विकास। अब आपको लगेगा ये संसाधन क्या है, संसाधन किस चिड़िया का नाम है? देखो, संसाधन ना तो किसी चिड़िया का नाम है और ना तो किसी डायनासोर का नाम है। हालांकि एक संसाधन जो एक चिड़िया भी हो सकता है, एक डायनासोर भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले भैया संसाधन क्या। आपने बहुत बार सुना है कि मेरे पास संसाधन नहीं है या मेरे पास बहुत ज़्यादा साधन है, संसाधन है। तो संसाधन क्या है? तो देखो दोस्तों, इस पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो आपकी आवश्यकताओं को पूरी करती है। आपकी आवश्यकता कौन? जैसे मान लीजिए आप इस समय पढ़ रहे हैं तो आपकी आवश्यकता है क्या? आपकी आवश्यकता है पेन, आपकी आवश्यकता है कॉपी, आपकी आवश्यकता है ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल। ये सब क्या आपकी आवश्यकता है? तो जो जिस समय आपकी आवश्यकता को जो चीज़ पूरा करे वो क्या है? वो एक तरह से संसाधन है। इस समय मैं आपकी आवश्यकता पूरा कर रहा हूँ तो मैं भी एक संसाधन है। आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप भी मेरी एक आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। तो आप क्या, आप भी मेरे लिए संसाधन है। मैं इस समय अपने मोबाइल पर पढ़ा रहा हूँ, वो मेरी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो वो संसाधन है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को क्या, आवश्यकताओं को पूरा करती है। और जिसको बनाने के लिए क्या, प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। और जिसको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी हो, जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों को पढ़ाना है तो मार्कर चाहिए, तो क्या मार्कर क्या भैंस के तबेले में से मिलेगा क्या, या जमीन फाड़ के आएगा? नहीं, उसको बनाना पड़ेगा। तो क्या मार्कर को बनाने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मुझे फोन पर बच्चों को पढ़ाना है तो आवश्यकता तो पूरी करते हैं। क्या इसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी है? हाँ है। तो जो चीज हमारी आवश्यकता पूरा करे प्लस उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या हो, प्रौद्योगिकी, यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी हो और आर्थिक रूप से संभाव्य हो। आर्थिक रूप से संभाव्य यानी वो पैसे से ठीक ठाक हो। अब जैसे मान लीजिए हमको कहीं पर जाना है तो हमको बाइक चाहिए, हमारी आवश्यकता है, बाइक बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बाइक मान लो 50 लाख के आएगा, तो आर्थिक रूप से संभाव्य है क्या? नहीं, वो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन अगर वो 1 लाख का मिले, 50 हजार का मिले तो हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो चीज़ हमारी आवश्यकता पूरी करे, ठीक है, वो संसाधन है। लेकिन उसको बनाने की तकनीक चाहिए, तकनीक भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, वो जो है आर्थिक रूप से संभव है, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, इतना महंगा तकनीक ना हो कि हमको उपयोग ना कर सके। जैसे एग्जाम्पल तौर पे अगर मैं बताऊं, आप देख लो, आप जैसे एग्जांपल लो, मोबाइल लो। मोबाइल में ना जो आपकी बैटरी होती है, वो बैटरी होती है ना लिथियम से बनता है। किससे बनता है? लिथियम से बनता है। यानी मोबाइल की बैटरी हो, कार की बैटरी हो, बाइक की बैटरी हो, कहीं का भी बैटरी हो, यानी अगर आपको बैटरी में बनाना है तो उसको लिथियम चाहिए। लिथियम नहीं तो बैटरी नहीं बनेगा। और लिथियम में जो है ना, वो दुनिया के दो ही देशों के पास है, एक एक अमेरिका के पास है और दूसरा चिली नाम का एक देश है, उसके पास है। तो जिन देशों के पास है लिथियम, वो हाल ही बेचना नहीं चाहते। तो कुछ लोग कहते हैं देखो यार, चंद्रमा पर लिथियम है, काम करो चंद्रमा पर से लिथियम ला दो। तो चंद्रमा पर लिथियम है, हम ला सकते हैं, हमारे पास प्रौद्योगिकी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में ला लेंगे। लेकिन आर्थिक रूप से इतना खर्चेलू है, इतना खर्च पड़ेगा कि हम ला नहीं सकते। तो चंद्रमा हुआ, मंगल ग्रह हुआ, अन्य ग्रहों पर इतने ज्यादा आपको देख सकते हैं संसाधन पड़े हुए हैं, सोना है, चांदी है, लिथियम है और न जाने क्या क्या पड़ा है, जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उनको लाने का, हम आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं है। पता चला कि अगर 1 किलो हम वहाँ सोना ले आएंगे तो पृथ्वी पर 1 किलो सोने की कीमत मान लो 100 लाख है, यानी 1 करोड़ है। तो चंद्रमा से 1 किलो सोना लाने का खर्च 50 करोड़ है। तो फायदा क्या लेकर? तो आर्थिक रूप से क्या, वो जो चीज है वो संभाव्य नहीं है। और सांस्कृतिक रूप से मान भी होनी चाहिए, मान्यता भी होनी चाहिए। यानी जिन चीज़ों का उपयोग करें, हमारी संस्कृति, हमारी रीति, हमारे रिवाज, उस चीज़ को मान्यता करे, हमारा सोसाइटी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, तो वो क्या, वो एक संसाधन है। तो संसाधन में 4 परिभाषा याद रखिएगा। संसाधन क्या है? संसाधन में 4 चीज़ें आता है। नंबर 1, आवश्यकता पूरी हो। नंबर 2, प्रौद्योगिकी हो, टेक्नोलॉजी हो। नंबर 3, आर्थिक रूप से संभाव्य हो। और नंबर 4, सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। ये 4 चीज किसी भी चीज में रहेंगी तो उसको हम संसाधन कहेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर ले सकते हो, कार है, कार को संसाधन कहेंगे क्योंकि आवश्यकता है। इसके साथ साथ क्या है, टेक्नोलॉजी है और आर्थिक रूप से संभाव्य है, बहुत ज़्यादा खर्चीलो नहीं है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। कपड़े क्या है? कपड़े भी एक तरह से संसाधन है क्योंकि आवश्यकता है, बनाने के लिए तकनीक है और क्या, आर्थिक रूप से हम उसको अफोर्ड कर सकते हैं अपने लेवल पर। और क्या, सांस्कृतिक रूप से मान्य है। पेन भी हो गया, आदमी भी हो गया। अब आदमी कैसे संसाधन हुआ? जैसे मान लीजिए आपको अपना घर बनवाना है तो मजदूर चाहिए,
तो मजदूर की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, आवश्यकता पड़ी, उसके पास तकनीक है अपना जो श्रम देकर करेगा, और आर्थिक रूप से आप उसको अफोर्ड कर सकते हो, उसको बुला सकते हो, अगर आप उसे मान्यता भी दोगे कि हाँ कि मेरा इस तरह का काम करो, तो आगे भी एक तरह से संसाधन हुआ। तो ये संसाधन होता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं संसाधनों के प्रकार। देखिए संसाधन कितने प्रकार होते हैं, इसके कई सारे आधार हैं, यानी संसाधनों के जो प्रकार होते हैं उस संसाधनों के विभिन्न आधारों पर उसको विभाजित किया, यानी संसाधन कितने प्रकार होते हैं, तो उसके आधार कई सारे हैं। ये यानी संसाधन जो होते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, कई पर, जैसे जय हुआ, अजय हुआ, नवीनीकरणीय हुआ, अनवीनीकरणीय, कई प्रकार होते हैं। लेकिन संसाधन के जो प्रकार होते हैं उसके हम चार आधार पकड़े हैं, चार आधार होते हैं, यानी संसाधन को चार आधार पे बांटा गया है। कौन सा आधार? पहला आधार उत्पत्ति के आधार पे। अगर आपसे कोई पूछे संसाधन के कितने आधार है, तो संसाधनों को चार आधार पे बांटा गया है, चार आधार पर बांटा गया है, और उन चार आधारों के आधार पर हम प्रकार को पढ़ेंगे। यानी संसाधनों की यदि उत्पत्ति के आधार पर पढ़ें कि संसाधनों का जन्म कैसे हुआ, संसाधन बने कैसे, संसाधन आए कहाँ से, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ें तो संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के देखने को मिलेंगे। यानी उत्पत्ति के आधार पर यदि हम संसाधन पढ़े तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो प्रकृति से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप से प्राप्त होते हैं। यानी वे संसाधन जो प्रकृति से हमको डायरेक्ट मिल जाता है, उसमें कोई इंसान को कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे जल ले लो, पानी पीना, उसके लिए इंसान को कुछ नहीं करना पड़ता है। वायु ले लो, सूरज की रोशनी ले लो, खनिज ले लो, मिट्टी ले लो, वन ले लो, ये ऐसे संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि क्या प्रकृति देती है। इसको हमको लेने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। क्या हवा लेने के लिए कुछ करना पड़ता है? क्या सूर्य की रोशनी लेने के लिए हमको कुछ करना पड़ता है? जल लेने के लिए कुछ करना पड़ता है? या वन लेने के लिए कुछ करना पड़ता है? या पहाड़ हुआ, समुद्र हुआ, जो हमको प्रकृति ने दिया है, उसमें मानव को बनाने में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं। यानी ऐसी चीजें जिसको बनाने में हम इंसानों का कोई योगदान नहीं है, प्रकृति ने हमको निःशुल्क दिया है, उनको हम प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। इसमें आपका क्या आएगा? इसमें आप देख सकते हो, आपका जो है पानी हो गया, मिट्टी हो गया, सूर्य की रोशनी हो गया, फिर उसके बाद हवाएं आपकी हो गए, ये सारे क्या होते हैं? ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। दूसरे नंबर पे आपका आता है मानव निर्मित संसाधन। अब मानव निर्मित संसाधन क्या होता है? वे संसाधन जो मानव द्वारा तकनीक और ज्ञान एवं श्रम से प्रयोग किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। यानी वे संसाधन जिसको जो मानव बनाता है, वो संसाधन जिन चीजों को मानव बनाता है, या जिन संसाधनों को मानव बनाता है, कैसे बनाता है? अपने तकनीक से बनाता है, अपने ज्ञान से बनाता है, अपने तकनीक से, अपने ज्ञान से, अपने श्रम से बनाता है और प्रयोग करता है, उन्हें हम मानव संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लीजिए, इमारत, जो भवन होते हैं, जो इमारत होते हैं, जो घर होते हैं, ये प्रकृति हमें नहीं देती है, हमको इसको बनाना पड़ता है अपने तकनीक से, अपने ज्ञान से, अपने श्रम से इनको बनाना पड़ता है, क्योंकि हमको घर की आवश्यकता है। फिर उसको बनाने के लिए क्या प्रौद्योगिकी भी है, आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है। तो इमारत जो इंसान बनाता है, घर बनाता है, वो मानव निर्मित है। सड़कें हो गई, मानव निर्मित है, मानव संसाधन है। मशीनें हो गए, मानव संसाधन हो गया। वाहन हो गया, बाइक, कार हो गया, क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका मानव निर्मित। कंप्यूटर हो गया मानव निर्मित, आदि क्या आपके मानव निर्मित। तो इमारत हुआ, सड़कें हुआ, कंप्यूटर हुआ, भवन हुआ, आदि क्या, ये आपके जो होते हैं मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो जब कभी भी संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए, संसाधन हो गए, उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया तो प्राकृतिक और मानव निर्मित होता है। अब देखिए दूसरे आधार को, नवीकरणीयता के आधार पर। नवीकरणीयता के आधार पर मतलब कुछ ऐसे संसाधन है जिनको हम पुनः जा सकता है। जैसे पुनः बनाया जा सकता है। कुछ ऐसे संसाधन है जिनको हम पुनः नहीं बनाए सकते। जैसे मान लीजिए डीजल है, एक बार आपने 1 किलो डीजल खत्म कर दिया तो वापस डीजल नहीं बना सकते हो। 1 किलो कोयला जला दिया तो वापस उस कोयले को बना नहीं सकते। 1 किलो लकड़ी जला खत्म कर दिया तो उसको आप बना नहीं सकते। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको एक बार खर्च करने के बाद भी उसको दोबारा पा सकते हो, इस बात है। तो उसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय के आधार पर बांटा गया है। तो नवीकरणीयता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं या समय के साथ फिर बन सकते हैं। वे संसाधन जो पुनः उपयोग हो सकते हैं या समय के साथ
फिर बन सकते हैं उनको नवीकरणीय संसाधन का। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश, ये समय के अनुसार बन सकता है, इनका पुनः उपयोग किया जाता है, ये कभी नहीं खत्म होगा। हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधा हो गया, पशु हो गया, ये क्या था, समय के अनुसार बनते रहते हैं, ये कभी नहीं समाप्त होंगे, इस बात को याद रखिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें, यदि इनका अत्यधिक दोहन किया जाए तो ये भी समाप्त हो सकते हैं, जैसे जंगल या जल। यानी नवीकरणीय संसाधन में जैसे आपका सूर्य का रोशनी हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे, पशु हो गया, ये कभी नहीं समाप्त होगा। आपने 10 भैंसे पाले हैं तो वो 10 भैंसे मर जाएंगे, लेकिन वो मरते मरते वो 50 भैंसों को जन्म देकर जाएंगे। तो इस हिसाब से कभी गाय भैंसे नहीं मरेंगे। एक पेड़ है, उस पेड़ से इतने भी जाएंगे कि आप 1000 पेड़ लगा सकते हो, वो पेड़ मरते मरते 1000 पेड़ों को जन्म देकर जाएगा। हवा कभी खत्म नहीं होगा, प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। ये कभी समाप्त नहीं होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी ध्यान दीजिएगा, यदि इनका अत्यधिक दोहन करेंगे, अत्यधिक क्या करेंगे, दोहन करेंगे, तो क्या होगा, ये समाप्त हो सकता है। जैसे जल की एक सीमा है, वो कभी समाप्त नहीं, क्योंकि पानी है, यूज करेंगे, फिर वर्षा होगा, फिर वापस आपको पानी मिल जाएगा, पानी है, यूज करेंगे, फिर बारिश होगा, फिर मिल जाएगा, तो एक चक्र चलता है, समाप्त नहीं होगा। लेकिन जरूरत से ज़्यादा अत्यधिक जब दोहन कर देंगे तो इसकी मात्रा घटने लगेगी। जैसे आप भौम जल देखो, जैसे मान लीजिए आपका जमीन है, जमीन के अंदर क्या है, जमीन के अंदर क्या है, पानी है। ये जमीन के अंदर ये पानी है, जमीन के अंदर जो पानी है, आप जरूरत से ज़्यादा अगर आप पानी निकालोगे, आप मान लो पानी जरूरत से ज़्यादा निकालोगे, तो उससे क्या होगा, क्या जमीन में पानी खत्म होगा, खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बारिश हो रहा है तो जमीन के अंदर 50 लीटर मान लो पानी इकट्ठा हो रहा है, और आप हर साल जो है आप 100 लीटर पानी निकाल लो, यानी जमा हो रहा है 50 लीटर, निकाल रहे हो 100 लीटर, तो इससे क्या भौम जल का स्तर घटेगा कि नहीं घटेगा। यानी जितना पानी जमीन से निकाल रहे हैं उतना पानी जमीन के अंदर जा नहीं पा रहा है। बारिश हो रहा है, सारा का सारा पानी नदी नालों में बह रहा है, फिर नदी नालों में बहकर समुद्र में मिल जा रहा है, तो जमीन के अंदर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, तो अगर किसी चीज़ का अत्यधिक दोहन किया जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, चाहे वो पानी हो, चाहे जंगल हो, चाहे वो वनस्पति हो, कुछ भी अत्यधिक दोहन नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक सीमा तक इनका दोहन करेंगे तो वापस ये बनते रहेंगे, पानी कभी नहीं खत्म होगा, बारिश होगा, यूज करते रहो, आता जाएगा, लेकिन अत्यधिक दोहन नहीं करना है। तो ये आप दे सकते हो, सूर्य का प्रकाश हो गया, फिर ये आपका हवा हो गया, जंगल हो गया, पानी हो गया, ये देख सकते हो। ठीक है, अब आता है अनवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो सीमित मात्रा में होते हैं और एक बार समाप्त होने के बाद दोबारा उत्पन्न नहीं हो सकते, या बहुत लंबा समय लगता है। अनवीकरणीय संसाधन में उन संसाधनों को रखा जाता है जिनका यदि आपने एक बार उपयोग कर लिया तो उपयोग के साथ वो समाप्त हो जाएगा, फिर या तो उन्हें आप या तो दोबारा बना नहीं सकते हो, दोबारा बनाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर लो, कोयला, 10 किलो कोयला लो, उसको जला दो, जला दिए, खत्म हो गया, वो फिर वापस नहीं मिलेगा और उसको दोबारा नहीं बना पाओगे। यदि आप दोबारा बनाने की कोशिश करोगे कोयला, तो हजारों साल, यानी सैकड़ों या हजारों पकड़ लो, साल का समय लगेगा, क्योंकि कोयला बनने में ना हजारों साल या सैकड़ों वर्षों का समय लगता है, तो 1-2 दिन में तैयार नहीं होता है। आप पेट्रोलियम ले लो, जो पेट्रोल है जो आज आपको मिलता है, इसको बनने में सैकड़ों और हजारों साल लगा है। एक बार 1 लीटर 10 लीटर पेट्रोल खत्म कर दो, दोबारा आपको नहीं मिलेगा, बनने में बहुत लंबा समय लगेगा। प्राकृतिक गैस ले लो, तो गैस हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, पेट्रोलियम में सब आ गए, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन हो गया, कुछ लोग इसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो अनवीकरणीय संसाधन, एक बार समाप्त हो जाए तो दोबारा नहीं मिलेगा, और दोबारा बनाओगे तो बहुत लंबा समय लगेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो कोयला हो गया आपका, तो कोयला हो गया, फिर आपका ये पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में सब कुछ आ जाता है, ये प्राकृतिक गैस दे सकते हो। फिर आपके खनिज हो गया, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, तांबा हुआ, ये खनिज संसाधन मिनरल्स हो गया, ये भी एक बार समाप्त हो जाएंगे, दोबारा नहीं मिलेंगे या बनने में बहुत समय लगेगा। तो ये रहा, 2 आधार हो गए, एक उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक और मानव निर्मित हो गए, और स्वामित्व के आधार पर नवीकरणीय और नवीकरणीय हो गए। अब आता है स्वामित्व के आधार पे, स्वामित्व यानी ऑनरशिप के आधार पे, ऑनरशिप यानी किसके पास कितनी निज संपत्ति। जैसे होता है ना कि मैं इस खेत का मालिक हूँ, मैं इस मकान का मालिक हूँ, मैं इस गाड़ी का मालिक हूँ। तो स्वामित्व के आधार पे किस तरह के संसाधन होते हैं, तो स्वामित्व के आधार पे एक संसाधन होता है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब जो किसी व्यक्ति के पास है, जो किसी व्यक्ति के पास है, जो उसके पास निजी स्वामित्व है, वो उसके व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे खेत हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गया, मोबाइल हो गया,
फिर आपका कोई प्राइवेट कुआं हुआ, नल हुआ, तो ये क्या है, ये आपके निजी संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। जैसे देख सकते हैं, ये खेत हुआ, मकान हुआ, फिर गाड़ी हो गया, कुआं हो गया, ये सारी चीज़ें। दूसरा आता है सामुदायिक संसाधन, यानी जो पूरे समुदाय के लिए उपयोग के लिए होते हैं, यानी वे संसाधन जो पूरे समुदाय, पूरे गांव, समाज, कोई भी उसका प्रयोग कर सकता है, किसी एक व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होता है, उसको बोलते हैं सामुदायिक। जैसे पार्क हो गया, जैसे तालाब हो गया, जैसे सड़क हो गया, जैसे शमशान घाट हो गया, ये ऐसी चीज़ें होते हैं जो पूरे समुदाय के होते हैं, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता। अब शमशान किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, सड़क किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा, तालाब किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। राष्ट्रीय संसाधन, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो देश के होते हैं, कि पाकिस्तान का या भारत का या बांग्लादेश का या चीन का या अमेरिका का, उन देशों के अधीन होते हैं, जो किसी देश या सरकार के अधीन होते हैं, उनको जो होता है हम राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं, रेलवे हो गया, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, बैंक हो गया, इस तरह के जो संसाधन हो गए, ये भी कहीं ना कहीं हम आवश्यकता पूरी करती हैं। तो ये एक किसी देश के अंतर्गत या सरकार के अंतर्गत आती है। फिर खनिज ले लो, जैसे आप उड़ीसा में चल जाओ, छत्तीसगढ़ में चल जाओ, झारखंड में चल जाओ, वहाँ पर कोयला, तांबा, लोहा बड़े मात्रा में पाया जाता है, तो उन जगहों पर सरकार का अधिकार है। जिन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लोहा, सोना, कोयला ये सब पाया जाता है ना, उन क्षेत्रों को सरकार क्या करती है, भारत सरकार अपने अंडर में ले लेती है, अपने अधिकार में उसको रख लेती है, कि इसका प्रयोग पूरे समाज के, पूरे देश के जन कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा। उस पर किसी का अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जैसे नदी हो गया, वन हो गया। अब नदी हो गया तो नदी का जो जल हुआ, नदी होता है तो नदी में क्या आता है, जल होता है बड़े पैमाने पर, तो उसका बिजली का बनाने में प्रयोग करते हैं, और भी चीज़ों में प्रयोग करते हैं। तो नदियों पर अधिकार किसका है, सरकार का होता है। उस जल का कैसे उपयोग करे, कहाँ उपयोग करे, ठीक है। हालांकि अभी नदी से पानी ले सकते हो, लेकिन बड़े पैमाने पर कहीं ना कहीं सरकार उस पर निर्णय रखती है ना, कि उस पानी का सिंचाई में उपयोग हो, नहरों में छोड़ा जाए, बिजली बने, क्या करे। और जो वन हो गया, बड़े बड़े जो वन हो गया, उन वनों पर भी किसका अधिकार होता है, सरकार का अधिकार होता है, वो राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, जो किसी व्यक्ति, जो किसी समुदाय, जो किसी देश के अंतर्गत नहीं आते। यानी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसी व्यक्ति का नहीं होगा, किसी गांव समाज का नहीं होगा, किसी देश का नहीं होगा, पूरे विश्व का वो संसाधन है। जैसे ऐसे संसाधन जो किसी देश के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रण रखते हैं। यानी कुछ ऐसे संसाधन हो गए जिस पर पूरे विश्व का अधिकार होता है, या जो अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो उस पर नियंत्रण रखते हैं। जैसे जैसे समुद्र का जल है, जैसे आप देख लीजिए समुद्र लिए, जो बड़े बड़े विशाल महासागर हैं, जो बड़े बड़े विशाल सागर हो गए, उसके अंदर जो जीव जंतु होते हैं, उसके अंदर जो खनिज हो गया, जो मिनरल्स हो गया, जो अन्य चीज़ें हो गए, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। उस पर क्या समूचे पूरे विश्व का अधिकार है। उसके लिए संगठन बना हुआ है। कोई भी देश ऐसा नहीं कि गया सामान लेकर, या कोई खुदाई का सामान लेकर उसमें से खनिज खन को उठा लाया, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए कि आपके एक सीमा तक ही आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत सरकार है, तो भारत सरकार हिंद महासागर के एक सीमा तक ही संसाधन को निकाल सकती है। यह नहीं कि आपने सीमा से वो 500 मीटर दूर जाके जो मन में तो खन के निकाल लिया, ऐसा नहीं कर सकती है। क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है। उसके लिए पूरे विश्व में जितने भी समुदाय है, उसके लिए सहमति लेने की आवश्यकता है। बिना उसके वजह से भारत सरकार या कोई भी देश नहीं कर सकती है। तो वो जो आपका हो गया अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। फिर आपका स्पेस हो गया, तो स्पेस भी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया, ठीक है। तो विकास के स्तर के आधार पर अब देखिए, तो वो रहा आपका संसाधन उस आधार पर, ठीक है। अब विकास के स्तर के आधार पर हम संसाधन को बताते हैं। यानी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो विकसित होते हैं, कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो विकसित नहीं होते हैं। जैसे विकसित संसाधन की अगर बात करें, तो वे संसाधन जिनका उपयोग किया जा सकता है और उन्हें तकनीक व जानकारी से विकसित किया जा सकता है। यानी कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका विकास हो चुका है, उनका जितनी बार चाहे जितना बार उपयोग करें, और उनका तकनीक से दोबारा उनको निर्माण किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखें, बिजली है, उसका आप उपयोग कर सकते हो, खत्म हो गया तो दोबारा बना सकते हैं। संचित खेत दे सकते हो, जो खेत तो होते हैं सिंचाई करने, इस तरह की चीज़ें हो गए, कारखाने हो गए। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो होते हैं विकसित संसाधन है। यानी एक बार इनका समाप्त हो गया तो दोबारा बना, एक कारखाना है पुराना हो गया, खराब हो गया, दोबारा बना सकते हो। बिजली समाप्त हो दोबारा बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास तकनीक है, जानकारी है, ठीक है। इस तरह दे सकते हो।
बिजली होगा, खेतों में काम करना हो, इस तरह की चीज़ें हो गई। फिर फैक्ट्रिया हो गए, कारखाने हो गए, ये आपको देखने को मिलेगा। अब आता है संभाव्य संसाधन। संभाव्य संसाधन मतलब वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हो लेकिन वर्तमान में उपयोग में नहीं लाए जा सकते। यानी संभाव्य संसाधन उनको कहते हैं जहाँ पर संसाधन है लेकिन हम उसका तकनीक की वजह से, पैसे की वजह से या किसी भी कारण से उनका उपयोग नहीं कर सकते। जैसे राजस्थान में पवन ऊर्जा, जो राजस्थान हुआ ना, राजस्थान गुजरात का जो रेगिस्तानी इलाका ले लो, मरुस्थलीय इलाका लो, वहाँ पर बड़े पैमाने पर सौर और पवन ऊर्जा है कि हम सोलर सेल लगाकर बहुत बड़े पैमाने पर बिजली बना सकते हैं। पवन चक्कियाँ यानी टरबाइन पवन चक्कियाँ लगाकर क्या कर सकते हैं, हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कितने बड़े स्तर पर कि हम पैसा खर्च कर सकें। तो आने वाले भविष्य के रूप में उसको एक संसाधन के रूप में देखा जाता है। कितना बड़ा रेगिस्तान है, उसमें हम सोलर पैनल पूरा रेगिस्तान से ही ढक दें तो कितना बिजली बनेगा, पवन चक्कियाँ लगा दे तो कितना हमको बिजली बनेगा। लेकिन उतना पैसा नहीं है। लेकिन भविष्य के रूप में देखा जाता है कि हो सकता है 40 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद कभी भी भारत सरकार के पास पैसा होगा तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लद्दाख में सौर ऊर्जा की संभावना, लद्दाख क्षेत्रों में भी सौर ऊर्जा का आपको संभावना देखने को मिल सकता है। तो इन क्षेत्रों में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह देखो, इनको लगाकर बिजली बनाना, सोलर पैनल लगाकर बिजली बनाना तो संभव है। अभी पैसा नहीं है, तकनीक नहीं है, या कोई भी कमी की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर पाए। जैसे चंद्रमा का मैंने एग्जांपल दिया ना कि चंद्रमा पर लिथियम है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसको ला नहीं सकते कारण कि तकनीक और पैसा। तकनीक तो है नहीं, और तकनीक आ भी गई तो तकनीक बहुत महंगी है। वहाँ पर खुदाई करके चीज़ों को लाना, खोजना पहले वहाँ पर कहाँ पर है कि नहीं है, फिर उसको ड्रिलिंग करके लेकर आना बहुत कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए उसको संभाव्य संसाधन के रूप में देखा जाता है। चलिए अब आता है भंडारित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनकी जानकारी तो है लेकिन तकनीकी ज्ञान की कमी से हम कारणवश हम उनका उपयोग नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर तकनीक भी है, यानी भंडारित संसाधन के अंतर्गत होता है जिनके पास तकनीकी कमी है। ठीक है, इनमें तकनीक कमी में भंडारित संसाधन हो गया। और ये जो होता है देखिए ये इनका उपयोग में नहीं लिया जा सकते। ठीक है, इनका तकनीक तो है लेकिन अभी वर्तमान समय परिस्थितियों की वजह से संभावित संसाधन का हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, तकनीक हो सकता है, तो संभाव्य यानी आने वाले भविष्य में इनकी संभावना होती है। और भंडारित संसाधन में क्या होता है, इसमें विशेष रूप से तकनीकी कमी माना जाता है। इसमें सिर्फ एक ही कमी माना जाएगा कि तकनीक नहीं है हमारे पास। जैसे चंद्रमा हुआ, चंद्रमा पर चीज़ों लाने की सबसे बड़ी समस्या है कि तकनीक, कि आखिर चंद्रमा पर यदि आप कोई भी संसाधन लाना चाहते हो तो पहला तो खोजना पड़ेगा, दूसरा उसको खनना पड़ेगा यानी खुदाई करना पड़ेगा, तीसरा लाना पड़ेगा। 3 बड़ी समस्या है। तो उसको हम भंडारी संसाधन में हमने रख दिया है कि तकनीक की कमी की वजह से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे उदाहरण पृथ्वी की भीतरी गर्मी, यानी जो पृथ्वी है ना, इसके भीतर बहुत ज़्यादा क्या घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उष्मा है, उस उष्मा का प्रयोग करके हम बिजली बना सकते हैं। लेकिन क्या तकनीक नहीं है, बिल्कुल ही नहीं तकनीक है। जैसे गहराई में स्थित खनिज, जैसे पृथ्वी के जितना अंदर जाएंगे उतना भारी धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी आदि चीज़ मिलेगा, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि पृथ्वी के जैसे ही हम 32 मीटर, कैसे पृथ्वी के जैसे ही 32 मीटर अंदर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी 1 मीटर अंदर जाने 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। अब सोचो कि यदि हम 320 मीटर गए तो 10 डिग्री सेल्सियस का हमारा तापमान कम हो जाएगा। यानी हम 1 किलोमीटर, यानी अगर हम 1000 मीटर पृथ्वी के अंदर जाएं, 1 किलोमीटर अंदर जाएं तो तापमान लगभग 30 डिग्री के सेल्सियस बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा। और जितना अंदर जाएंगे उतना क्या तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से क्या होता है, जो खुदाई की जो मशीनें होती है, जो ड्रिलिंग मशीन होते हैं, वह लोहे के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, तो पिघलना स्टार्ट हो जाती हैं, काम करना बंद कर देते हैं। इसलिए हम ज़्यादा गहराई तक क्या पृथ्वी के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो उसके अंदर जितना अंदर जाएंगे उतना हमको क्या धातुएं मिलेंगी, तो उनको भी हम भंडारी संसाधन में रखते हैं। देखिए ये पृथ्वी के अंदर देख सकते हैं, ये सब है ना। फिर समुद्र की गहराइयों में देख सकते हो, समुद्र की गहराइयों में बहुत सारे ऐसे देखने मिलने से हम जा नहीं सकते हैं दबाव की वजह से। अगला आता है डी, आरक्षित संसाधन। भंडारित हो गया, अब आरक्षित ऐसे संसाधन जिनका प्रयोग हम तकनीकी रूप से कर सकते हैं लेकिन उन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखा गया है। यानी कुछ ऐसे संसाधन है जिनका हम प्रयोग, तकनीक है, यानी कुछ ऐसे संसाधन जिनका तकनीक है
हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डर है कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसलिए भविष्य के रूप में हम उनको बचा कर रखे हैं, जिनको आरक्षित संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखिए कोयला भंडार। जैसे भारत में बड़े पैमाने पर कोयला है, लेकिन उसके बावजूद भारत सरकार विदेशों से कोयला खरीदती है। भारत सरकार अपना कोयला नहीं निकालती, क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि यदि सारा कोयला हम अपना निकाल के उपयोग कर लेंगे तो भविष्य के लिए नहीं बचेगा। इसलिए भारत सरकार अपने कोयले को एक सीमा तक ही निकालती है और ज़्यादा करके विदेशों से आयात करती है। जलाशयों में जमा जल, जो जलाशयों में जो जमा जल होता है, जो अन्य चीज़ें हो गए, उसका जलाशय मतलब जो जल होता है ना, जो नदी हो गया, नहर हो गए, जहाँ पानी होता है, उसका भी एक सीमा तक ही प्रयोग किया जाता है बिजली उजली बनाने में, अन्य चीज़ों करने में, क्योंकि उसको भविष्य के रूप में देखा जाता है ताकि वो खत्म ना हो। तो देख सकते हैं कोयला हो गया, जलाशयों में जमा जल हो गया, ये क्या होते हैं? ये हो गया आपके संसाधनों के प्रकार। तो संसाधन के जो सामूहिकता होते हैं, ये चार आधार पर संसाधन को बांटा गया है। चार प्रकार होते हैं। नंबर